हेलो फ्रेंड्स, ये पैराजंबल का लेक्चर है। और इसमें क्या है ना, हमने एसबीआई के प्रीवियस ईयर पैराजंबल ले रखे हैं। ठीक है, आज उनको हम करेंगे। और ये लगभग 2017 या 18 का पैराजंबल आए थे एसबीआई एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये जनरली देखो, बैंकिंग पैटर्न जो होता है ना, बैंक का पैटर्न अलग है। उसमें क्या होता है, स्टोरी देते हैं और फिर अरेंज करना पड़ता है स्टोरी को एक जंबल फॉर्म में। ठीक है, इसमें क्या है, ये कह लो कि सीडीएस या एसएससी पैटर्न कह लो। आज हम जो पैराजंबल करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो उनमें क्या होता है ना, पहला सेंटेंस फिक्स कर देते हैं। देखो, बैंकिंग में हम जनरली क्या करते थे कि ओपनिंग सेंटेंस ढूंढते थे, जैसे हमने पहले करवाया भी आप लोग को। ठीक है, तो ओपनिंग सेंटेंस हमें ढूंढना पड़ता था, फिर आगे स्टोरी बनानी पड़ती थी। इसमें क्या होता है, इसमें ओपनिंग सेंटेंस हमें दिया होता है। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट सेंटेंस जो होगा हमारा, वो हमें दिया होता है, वो फिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद हमें चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं अपने मैनर में। ठीक है, तो अभी हम लोग देखो, समझो, कोई भी चीज़ हो, आखिर है तो ये सेंटेंस ही ना। ठीक है, पैरा जंबल जब आप पेयर फॉर्म में लगाओगे, उनको ये पेयर करोगे, जंबल करोगे, तो बनेगा तो सेंटेंस ही। और सेंटेंस हम सभी को पता है किसकी मदद से बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सभी को पता है, वर्ब सभी को पता है, ऑब्जेक्ट। अब मैं कहना क्या चाह रहा, बहुत ध्यान से सुनना चीज़ों को। अगर समझो, अगर कोई हमारा ए पार्ट लिखा है, ठीक है, ए पार्ट में लास्ट में हमें सब्जेक्ट दे रखा है, लास्ट में हमें क्या दे रखा है, सब्जेक्ट। तो हमारे दिमाग में पहला सवाल क्या आएगा कि इस सब्जेक्ट को क्या देना चाहिए, हमें इस सब्जेक्ट को देना चाहिए वर्ब। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? इस सब्जेक्ट को क्या मिलनी चाहिए, इस सब्जेक्ट को मिलनी चाहिए वर्ब। समझे ना? तो हमारा सबसे ज़रूरी काम उस टाइम पे ये होगा कि इस सब्जेक्ट का हम क्या ढूंढें, वर्ब। और जैसे ही हमें वर्ब मिलेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, पेयर। ठीक है, अब सपोज सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, लास्ट पार्ट में हमें क्या मिल गया, मानो हमें मिल गई वर्ब। क्या मिल गई, वर्ब। ठीक है, अब हमें ये पता होता है कि वर्ब का कोई ना कोई तो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, और सब्जेक्ट होगा और वर्ब क्या लेगी, अपना ऑब्जेक्ट लेगी। इतना तो सभी को पता है ना कि वर्ब से जब क्या और किसको का जवाब मांगते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ऑब्जेक्ट। क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सभी को पता होगा। ठीक है, और अगर जो वर्ब है, वर्ब में जो भी काम हो रहा है, उस काम को जो भी करेगा वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, अगर लास्ट में हमें वर्ब दे रखा है तो हम उसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से उसका पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं प्रपोजिशन का। देखो, कुछ प्रपोजिशन हमें याद करनी होती है, वो अब हम धीरे धीरे सीख लेंगे। ठीक है, क्या होता है कि जैसे कि अभी पहला क्वेश्चन आएगा, उसमें एक एग्जाम्पल लिखा होगा टेंड, उसमें एक एग्जाम्पल में लिखा होगा टेंड। अब हमें पता है कि टेंड के साथ जो प्रपोजिशन आती है वो आती है टू। अब सर हमें तो नहीं पता भाई, अब सीख गए ना कि टेंड के साथ अब टू आएगा। तो आगे अगर आपको टेंड वर्ड मिलेगा तो उसके साथ आपको दिमाग में तुरंत ही आ जाएगा ना कि इसके साथ प्रपोजिशन टू आती है, फिक्स है। ठीक है, तो कुछ फिर फिक्स प्रपोजिशन होती हैं, उनको हमें दिमाग में रखना होता है। और लास्ट में इन चारों, ऑप्शन ए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और प्रपोजिशन की मदद से हमारे बन जाते हैं पेयर। और पेयर बनते हैं तो हमें जम्बल्ड ईजी हो जाते हैं करना चीज़ों को। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर आप ठीक से पढ़ो तो देखो लिखा क्या है, क्रैसिस इन द अर्ली डेज। अब ये क्रैसिस इन द अर्ली डेज लिखा है ना, और ये यहाँ पर देखो फर्स्ट लिखा है। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा फिक्स है, ये हमारा पहला सेंटेंस है, ये हमारा ओपनिंग सेंटेंस हो गया। अब इसमें हमें छेड़खानी नहीं करनी, अब इसके आगे क्या अरेंज करना है वो चीज़ें हमें देखनी है। ए, बी, सी और डी, इन चार सेंटेंस को हमें अरेंज करना है। ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक फिक्स है। ठीक है, ओपनिंग सेंटेंस हमें मिल चुका है, अब हमें अरेंज करना है। ठीक है, अब हम आपसे ये कह रहे हैं अगर इस सेंटेंस को अरेंज करोगे तो करोगे कैसे। अब सबको पढ़ो। अगर हम बोलें क्या ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, जो ऑप्शन नंबर ए है क्या हमारा सही होगा, भाई इसको पढ़ के देखना। अगर इसको पढ़ के जब आप देखोगे ना तो आपको खुद यकीन हो जाएगा कि ये मीनिंगलेस है। इसका कोई भी, जब इसको आप इस सीक्वेंस में पढ़ोगे ना, डी सी ए बी के सीक्वेंस में, डी सी ए और बी के सीक्वेंस में जब पढ़ोगे ना तो ये वैसे ही मीनिंगलेस सेंटेंस बनेगा, इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलना। आप पढ़ के देखना। ठीक है, और सबसे बड़ी हिंट यहाँ पर क्या मिल गई कि ये हमारा पहला सेंटेंस नहीं होगा। सबसे बड़ी हिंट यहाँ पर क्या है, तो को समझो। ए में क्या लिखा है, ए में स्टार्टिंग में क्या आया है, टू। ठीक है, और बी की स्टार्ट लास्ट में क्या है, टेंड। और हमें क्या पता है कि टेंड के साथ एक प्रपोजिशन आती है, वो है टू। मतलब कहने का ये है कि इस सेंटेंस में तो टू के बाद टेंड दे रखा है ना। ठीक है, लेकिन हमारा क्या है कि टेंड वर्ब है, उसके बाद फिर प्रपोजिशन आएगी टू। ठीक है, तो टेंड के बाद टू आएगा। और टेंड हमारा किस में लिख रखा है, टेंड हमारा लिखा है बी में। किस में लिखा है, बी में। ठीक है,
कौन सा सेंटेंस में लिखा है, बी में, ठीक है। और बी और टू में क्या लिखा है, टू लिखा है ए में, तो बी के बाद ए आना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि जो पेयर बनेगा वो बनेगा किसका, वो बनेगा बी के बाद ए आएगा, क्योंकि बी में लिखा है टेंड और ए में लिखा है प्रीपोजिशन टू, और इन दोनों का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो बी और ए तो यहाँ पे है नहीं, तो ये तो ऑप्शन सीधा सीधा गलत हो गया हमारा। बात समझ पा रहे हो। अब ऑप्शन नंबर बी को देख लो, इसमें भी ए और बी का पेयर दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में देखो क्या दे रखा है, क्या लिखा है, ऑप्शन सी को पढ़ते हैं। तो क्रैसिस इन द अर्ली डेज, यहाँ से यहाँ तक तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस हो गया फिक्स, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब पढ़ते हैं क्रैसिस इन द अर्ली डेज, जो हाल के दिनों में क्रैसिस हो रहे हैं, ठीक है। सी ऑप्शन पढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, ऑप्शन का क्या है, बी, ठीक है। तो क्रैसिस इन द अर्ली डेज ऑफ कॉमर्शियल जेट्स टेंडेड, ठीक है। मतलब जो क्रैसिस हो रहे हैं हाल के दिनों में किसके, कॉमर्शियल जेट के, टेंड टू, देखो बी के बाद ए आया या नहीं आया, ये टेंड है, टेंड के बाद क्या लगाना है, हमें टू लगाना है, तो बी और ए का तो पेयर बन गया ना यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे पढ़ो। टेंड टू बी कॉज्ड बाय टेक्निकल फॉल्ट, टेक्निकल फॉल्ट के जरिए क्रैशेस हो रहे हैं, ठीक है। अब किस चीज़ का टेक्निकल फॉल्ट, सच एज मेटल फटीग, जो मेटल में खराबी आ रही है इस वजह से। कौन से मेटल में, किस चीज़ के मेटल में खराबी आ रही है, इन द ईयर फ्रेम और इंजन और ईयर फ्रेम के मेटल में खराबी आ रही है, इस वजह से क्या हो रहा है हाल के दिनों में, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से क्या हो रहे हैं, क्रैशेस हो रहे हैं। तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी। देखो समझो ना, इसमें बस एक ही हिंट की मदद से, एक जो हिंट मिली है ना टेंड का, इस हिंट की मदद से हमारा आंसर निकला है। इस हिंट से हमारा क्या आंसर निकला है कि टेंड है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा बी है, और इसके साथ प्रीपोजिशन लगती है टू, और इसमें आया ए, तो बी और ए का हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे पेयर बनेगा। और बी और ए का पेयर सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, वो ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखो थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, मैंने तभी बोला था कि पैराजंबल एक सेंटेंस में नहीं सीखते, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है, 100 150 200 पैराजंबल की, तब जाकर चीज़ें आपके दिमाग में एक साथ सारी चीज़ें बैठ सकती हैं। अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि एक ही सेंटेंस में पूरे चीज़ें समझा दूँ, तो एक बात बोलो ना, पैराजंबल ना एक ही सेंटेंस में हर एक चीज़ को नहीं समझ सकते आप पैराजंबल को, ठीक है। तो आपको क्या है, एक एक करके चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग पढ़ो और फिर अटेम्प्ट देने की कोशिश करो। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ लिया होगा, चलो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेंटेंस तो फिक्स हो गया, ठीक है। इस सेंटेंस में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, अब आगे इनके पेयर बनाने हैं। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ ड्राइवर्स नॉट ओवेइंग कंप्लेंट रिसेंटली अबाउट इन डाउनटाउन बॉस्टन द स्पीड लिमिट्स। ये हमारा पूरा पैरा जंबल है, अब इसको हमें जंबल्ड करना है, ठीक है। अब आप हमें ये बताओ, क्या ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, क्या ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए को हम बाद में देखेंगे, क्या ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा? भाई पढ़ के देखो, रीअरेंजमेंट गलत है। अरेंजमेंट जब आप करोगे ना तो ये सेंटेंस का गलत निकलेगा, मीनिंगलेस निकलेगा, इसका कोई भी मीनिंग नहीं आएगा। बात समझना, एक बार आप पढ़ के खुद देखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका नहीं होगा, क्योंकि मीनिंगलेस मीनिंग देगा, कोई भी मीनिंग नहीं दे रहा अरेंज करने के बाद, ठीक है। और अब बताओ, क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, अब देखो ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे देखो, ऑप्शन नंबर सी में बी से स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब बी के लास्ट में क्या लिखा है, अबाउट, ठीक है। उसके बाद क्या रख रहे हैं वो लोग, सी, और सी के लास्ट में क्या लिखा है, इन। अब अबाउट हमारी क्या है, प्रीपोजिशन, इन हमारी क्या है, प्रीपोजिशन। अब दो प्रीपोजिशन क्या कभी एक साथ आएंगी? हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीज़ें, ठीक है। दो प्रीपोजिशन कभी भी एक साथ नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर डी पढ़ के देखो, क्या ऑप्शन नंबर डी होगा? अब देखो ऑप्शन नंबर डी में स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी में स्टार्टिंग कर रहे हैं सी से, ठीक है। सी में हमारा स्टार्टिंग किससे, इन, प्रीपोजिशन। ये ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। फिर से वही ड्रिल है, क्या कि दो प्रीपोजिशन कभी भी एक साथ आएंगी क्या, नहीं आएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्यों, दो प्रीपोजिशन। ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्यों, दो प्रीपोजिशन है।
और ऑप्शन नंबर बी गलत है क्योंकि ये अरेंज नहीं है सही से, ठीक है, ये मीनिंग नहीं निकाल पा रहा कोई भी। अब ऑप्शन नंबर ए को देख लेते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए पढ़ो, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ, ठीक है। अब देखो, ड्राइवर नॉट ओवेइंग कंप्लेंट रिसेंटली अबाउट इन डाउनटाउन बॉस्टन द स्पीड लिमिट। अब देखो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने लायक। अब अगर आपको उतना पता होगा, अगर आपने हमसे पढ़ा होगा सेमी वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये जो लेक्चर है अगर आपने ठीक से सुना होगा तो हमने आपको बताया था ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये होती हैं सेमी वर्ब। क्या होती हैं? जीरंड हुआ, सेमी वर्ब हुआ, ठीक है, ये सारी क्या है, सेमी वर्ब हैं। अब सेमी वर्ब क्या होते हैं? सेमी वर्ब में वर्ब का पार्ट तो होता ही है ना, तो ये वर्ब की तरह से काम भी करेंगे, इतना सभी को पता है ना। अब वर्ब के काम क्या होते हैं, आप हमें सिर्फ इतना बताओ। वर्ब का काम होता है अपना सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट रखना, इतना सभी को पता है ना। तो यहाँ पे जो ओविंग है ना, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पर क्या काम कर रहा है? यहाँ पर काम कर रहा है सेमी वर्ब का। बात समझ पा रहे हो? अगर ये सेमी वर्ब है तो ये अपना ऑब्जेक्ट रखेगा या नहीं रखेगा? मतलब कहने का ये है कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे, क्या और किसको का जवाब लोगे? बात समझे या नहीं समझे? ड्राइवर्स नॉट ओबिंग, ड्राइवर पालन नहीं कर रहे। किस चीज़ का पालन नहीं कर रहे भाई? क्या पालन नहीं कर रहे? स्पीड लिमिट। क्या पालन नहीं कर रहे हैं? ओबिंग व्हाट? नॉट ओबिंग व्हाट? क्या? स्पीड लिमिट। बात समझिए, ये जो स्पीड लिमिट है ना, इस सेमी वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि ए और डी का क्या बना? हमारा पेयर बना। ए और डी का पेयर हमारा यहाँ पर बनेगा। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अब देखो, ए और डी का पेयर ढूंढते हैं। क्या बी ऑप्शन में ए और डी का पेयर है? नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही चला गया। क्या डी ऑप्शन में ए और डी का पेयर है? नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही चला गया। ठीक है, अब सिर्फ हमारे दो ऑप्शन बचते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन नंबर ए और एक तो ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हमें किसका पेयर मिल रहा है? ए और डी का पेयर मिल रहा है। ठीक है, अब बताओ क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा? क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है और यहाँ पर ये प्रीपोजिशन, दोनों प्रीपोजिशन एक साथ कैसे रख दोगे? बी के बाद तो सी आएगा ही ना। ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है? बी के बाद सी। बी के बाद सी नहीं आ सकता क्योंकि दोनों प्रीपोजिशन एक साथ नहीं आ सकती। ठीक है, तो हमारा सिर्फ एक ही आंसर बचा है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अब सर ऑप्शन नंबर ए कैसे आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर ए में क्या है? देखो समझो, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब क्या है? ये सेमी वर्ब है। वर्ब है तो ऑब्जेक्ट लेगा, इसका हमें ऑब्जेक्ट मिला क्या? स्पीड लिमिट। इन दोनों की मदद से हमने बना लिया ए और डी का पेयर। ठीक है, अब सर ये सारी क्या चीज़ें चल रही हैं हमें समझ नहीं आ रहा। भाई समझ आएगा, ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें ध्यान से सुनोगे और जो मैंने पढ़ाया था क्लास में, जब हमारी क्लास चल रही थी, ठीक है, सेमी वर्ब का मैंने लेक्चर लिया था, तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये कैसे क्या चल रही हैं। नहीं आ रहा तो कॉपी खोलो, रिवीजन लगा लो एक बार। ठीक है, तो आप चीज़ें समझ जाओगे कि ये सेमी वर्ब का लेक्चर है था क्या और किस तरीके से ये चलता है। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ो और उसको करने की कोशिश करो। चाइनीज स्पेलिंग मिस्टेक है चाइनीज की, ठीक है, वो आप लोग सही कर लेना। चाइनीज ऑफिशियल सेज ड्रॉप्ड टू अ 3 years लो बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैज द वर्ल्ड इकोनॉमिक। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन अगर आप लोग करोगे तो ध्यान से देखो इसको। इस थर्ड क्वेश्चन में बहुत सारी ट्रिक मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, बहुत सारी देखो समझो। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या दिख रहा है? से हमारी क्या है? वर्ब। और हमें पता है कि वर्ब अगर मिल जाती है तो वर्ब के बाद क्या चाहिए? उसका वर्ब को चाहिए क्या? अपना ऑब्जेक्ट। बात समझिए या नहीं समझे? सब्जेक्ट तो इसका दे रखा है तो सब्जेक्ट तो ढूंढेंगे नहीं। ठीक है, लास्ट किस पे आया? वर्ब पे, तो वर्ब को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। मतलब कहने का है कि से के बाद क्या आना चाहिए? इस से वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा भाई? इस वर्ब से क्या और किसको का जवाब मांगो, जो भी जवाब मिले वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? चाइनीज ऑफिशियल क्या कहती है, क्या कहा इस चाइनीज ऑफिशियल ने? बात समझे? से व्हाट? चाइनीज ऑफिशियल से व्हाट? ये ड्रॉप है क्या? वर्ल्ड इकोनॉमिक है क्या? नहीं भाई। लो है क्या? नहीं। चाइनीज ऑफिशियल से इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, चाइनीज ऑफिशियल ने जो क्या कहा? इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में कहा। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ना, ये इकोनॉमिक ग्रोथ होगा इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग है यहाँ से यहाँ तक तो सेंटेंस हमारा फिक्स है, तो हमारा ओपनिंग सेंटेंस के बाद जो सेंटेंस आएगा वो हमारा आएगा सी।
क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, ओपनिंग सेंटेंस के बाद जो हमारा सेंटेंस आएगा वो हमारा कौन सा होगा, सी। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हुआ। अब देखो सी के लास्ट में क्या लिखा है, हैज, और हमें पता है कि हैज और हैव के बाद कौन सी वर्ब आती है, वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म। तो हमें पूरे पैराजंबल में इसका थर्ड फॉर्म देखो कहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर हैज से लास्ट हुआ है और यहाँ पर देखो थर्ड फॉर्म से शुरुआत हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि सी के बाद पेयर जो बनेगा वो बनेगा ए का। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा सभी को, सी के बाद जो पेयर बना वो ए का बना। क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर हैज के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए हमें, और थर्ड फॉर्म सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, वो है ड्रॉप्ड। ठीक है, अब अगर आप जल्दी में हैं, देखो ये ऑप्शन तो वैसे ही निकल गया है ना, बेकार हो गया। अब हमारा सी और ए का पेयर कहाँ कहाँ पर है, या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, लेकिन हमें ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। क्यों, क्योंकि हमें पहले ही पता लग गया ना कि से हमारा वर्ब है, और वर्ब के बाद हमें क्या मिला, इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हुआ है सी, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमारा जो सेंटेंस है किससे आएगा, सी से स्टार्ट होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है, ए हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर, आंसर किसका है, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर इसका क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो सभी लोग। स्टार्टिंग हमने सी से करना था, इसमें दो हिंट मिली है हमें। दो हिंट कौन कौन सी मिली है, एक तो ये वर्ब का हिंट है और ये हैज का हिंट है। ऐसे ही चीज़ें हमें बस देखनी है और हमें सारे क्वेश्चन अप्लाई हो जाएंगे। चाइनीज ऑफिशियल से इकोनॉमिक ग्रोथ हैज ड्रॉप टू अ 3-year लो बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिमाग में रखना है। अब देखो कई सारी सेंटेंस में ना ऑप्शन नंबर बी पे ख़त्म हो रहा है, नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान देना, समझ में आया होगा इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस देखो, करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश करो, मेरे साथ पढ़ लिया होगा सभी ने। देखो, आई थिंक इट्स अ सेम दैट सम फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स studied with a native speaker college without ever having were able to graduate from। ये हमने पूरा पढ़ लिया। अब देखो समझो, इस सेंटेंस में भी आई थिंक से लेकर डेट तक तो ये हमारा क्या है, फिक्स सेंटेंस है। यहाँ तो ये ओपनिंग सेंटेंस हमें दे रखा, अब इसके आगे अरेंज करना है। आप सभी को अगर पता हो ये डेट क्या है, यहाँ पर ये डेट है हमारा कंजंक्शन। क्या है, कंजंक्शन। और आप सभी को पता है, क्या पता है कि कंजंक्शन अगर आता है सेंटेंस में, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, क्लॉज बनाता है। ठीक है, और क्लॉज सभी को पता है कि वर्ब और सब्जेक्ट के क्या होते हैं, पेयर होते हैं। ठीक है, चलो अब अगर हमें देखो एक चीज़ है, ये कंजंक्शन है। अब इस सेंटेंस को पूरा पूरा पढ़ते हैं। हमें यहाँ पर एक हिंट मिलेगी। एक हिंट क्या मिलेगी, देखो समझो, यहाँ पर हमें एक हिंट मिल रहा है, ये वर्ब। आपको पता है ये जो वर्ब है, ये वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब है। अब इसका जो सब्जेक्ट होगा, ये कैसी वर्ब है, ये वर्ब है प्लूरल। कैसी वर्ब है, प्लूरल। अब इसका जो भी सब्जेक्ट होगा वो कैसा होना चाहिए। अब इतना तो सभी को पता है ना कि अगर वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। बात समझे नहीं समझे। तो अभी आप लोग क्या है, अपनी आंखों से स्कैन करो, कोई भी यहाँ पर कुछ भी ऐसा लिखा है, कोई भी इस वर्ब का सब्जेक्ट बनने के लिए तैयार है जो प्लूरल हो। पढ़ के देखो, पूरा पूरा सेंटेंस पढ़ के देखो एक बार। देखो यहाँ पर मिल रहा है ये टीचर्स। ये टीचर्स क्या है, ये टीचर्स बनेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बनेगा किस वर्ब का, ये वर्ब का। ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। बात समझिए, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, हमारी वर्ब है। तो इन दोनों का हमारा पेयर बना। पेयर कैसे बना, ए का पेयर बनेगा, ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद आएगा डी। ए और डी का हमारा पेयर बना, क्योंकि ए में हमारा लिखा है टीचर्स, ठीक है, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, और डी में लिखा है वर, जो कि प्लूरल एक वर्ब है। ठीक है, तो इन दोनों का पेयर बना। अब देख लो आप ऑप्शन में कौन कौन सा, ए और ए के बाद कौन कौन से ऑप्शन में डी लिखा है। देखो ये ऑप्शन तो हमारा चला गया। अब ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, इन तीनों में हमें ए डी का पेयर दे रखा है, तो इनको हम चेक कर लेंगे। बात समझ में आ रही है सभी को या नहीं आ रही। इतना सभी को पता लग गया ना। पहला पेयर हमारा किसका बन गया, पहला पेयर बना हमारा ए और डी का। अब देखो, हम तभी कहते हैं कि रीडिंग बहुत काम आती है। इंग्लिश के पेपर में अगर आपने रीडिंग कर रखी है तो बहुत काम आएगा। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर आप ये चीज़ें ध्यान से सुन रहे हो तो अभी आपको खुद अंदर से एक आवाज़ आएगी। आप सभी बताओ, आप सभी ने कितनी बार पढ़ रखा है, इवन बोल रखा है, और बहुत कई बार सुन रखा है, ग्रेजुएट फ्रॉम। सुन रखा है या नहीं सुन रखा, और बोल भी रखा, पढ़ भी रखा होगा। अब बताओ,
ये जो ग्रेजुएट फ्रॉम यहाँ पे लिखा है, ये जो ग्रेजुएट फ्रॉम यहाँ पे लिखा है, इसके बाद आएगा क्या? सम फॉरेनर। क्या ग्रेजुएट आप कुछ फॉरेनर के साथ हो, मतलब कोई से होते हो, या स्टडीड या कॉलेज। भाई ग्रेजुएट हो गए तो कहाँ से हो गए? कॉलेज से हो गए। ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज, बात समझ पा रहे हो? और इन दोनों की मदद से हमें एक चीज़ पता चल गई कि डी के बाद जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी आएगा। डी के बाद जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा? सी, क्योंकि डी में लिखा है ग्रेजुएट फ्रॉम, और ग्रेजुएट फ्रॉम और सी की स्टार्टिंग है कॉलेज से, तो हम ग्रेजुएट कहाँ से करेंगे? हम ग्रेजुएट करेंगे कॉलेज से। बात समझे? तो स्टार्टिंग, और डी के पहले क्या आ रहा था हमारा? सभी को पता है ना, डी में हमारा क्या लिखा था? वर। डी में हमारा क्या लिखा था? वर, जो कि एक क्या है? एक है प्लूरल वर। ठीक है, तो इसके पहले हमारा आ रहा था ए। तो ए, डी और सी का जहाँ भी आपको पेयर दिखे, ए, डी और सी, ए, डी और सी का पेयर जहाँ भी दिख रहा है आपको, वही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। वो आपका क्या होगा? आंसर होगा। ए और डी का पेयर बना, क्यों बना? क्योंकि ए में टीचर्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, और डी में हमारा वर प्लूरल वर्ब है। ठीक है, चलो डी और सी का पेयर बना, क्यों बना? क्योंकि डी के लास्ट में लिखा है ग्रेजुएट फ्रॉम, और ग्रेजुएट फ्रॉम और सी की स्टार्टिंग में लिखा है कॉलेज, तो ग्रेजुएट तो हम कॉलेज से ही होंगे ना। बात समझे? इसलिए हमारा डी और सी का पेयर बना। ए, डी, सी का सीक्वेंस है, और एक ही ऑप्शन में दे रखा है, वो है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ पा रहे हो? मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा।